बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में एक रिवायत बहुत ही अफसोसनाक है। जब कोई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत के मंसूबों को तबाह करती है ताकि उसको सियासी तौर पर फ़ायदा ना पहुँचे। जब 2008 में पंजाब में हुकूमत आई थी मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने परवेज़ इलाही के मंसूबों को चुन चुन के निशाना बनाया था। उनके जो सरकारी अस्पताल वो ज़ेर तामीर थे, उसका काम रोक दिया था, मंसूबे बंद कर दिए गए थे ताकि परवेज़ इलाही की तख्ती ना लग सके, परवेज़ इलाही को उसका फ़ायदा ना हो सके। इससे अनफॉर्चुनेटली सियासी फ़ायदा तो सियासी जमातें उठा लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है। यानी अपने सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाता है। इस मरतबा जब 16 माह की ये हुकूमत PDM की आई थी तो इन्होंने इमरान खान के मंसूबों को निशाना बनाना शुरू किया। मरियम नवाज़ ने एक उनकी ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अंकल, इमरान खान के पल्ले है क्या, ये हेल्थ कार्ड तो बंद करें। यानी इमरान खान को हेल्थ कार्ड का फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए। फिर हमने देखा कि हेल्थ कार्ड को उस वक्त तो चूँकि ये ऑडियो लीक हो गई और एक दबाव भी हुकूमत पर बना, लेकिन मरहलावार उन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया ताकि हेल्थ कार्ड का बेनिफिट ना उठाया जा सके। और पिछले दिनों मरियम नवाज़ एक जलसे पे ये कह रही थी कि हेल्थ कार्ड तो हमारा दिया हुआ था, ये इमरान खान का तो है ही नहीं। अब एक और बहुत ही अफसोसनाक बात हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से पूरी दुनिया की नज़रों में आया था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। एक बिलियन ट्री सुनामी या बिलियन ट्री मंसूबा जो है वो इमरान खान ने लॉन्च किया था। अब इस मंसूबे को भी तबाह कर दिया गया है। अब देखिए, इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ और यकीनन हर पाकिस्तानी का दिल इस पर मगमूम होगा कि किस तरह से ये मंसूबा क्या से क्या होकर रह गया है। देखिए, इस मंसूबे को, ये 10 बिलियन ट्री मंसूबा था, 10 बिलियन ट्री मंसूबा। इसके लिए 2022-23 में जो बजट था, यानी जो पहले बजट चला रहा था, वो उस हिसाब से 2022-23 में ये बजट जो है वो 9 अरब 45 करोड़ 80 लाख रुपए होना चाहिए था। 9 अरब 45 करोड़, 9 अरब का ये मंसूबा एक साल का, एक साल में यानी 9 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए मुख्तस होने चाहिए थे, 10 बिलियन ट्री मंसूबे के लिए। अच्छा, फिर 9 अरब 45 करोड़ 80 लाख से कम करके 2022-23 में, यानी जब ये PDM की हुकूमत आई, तो इसको कम करके 9 अरब से सीधा 4 अरब 3 करोड़ किया गया। 4 अरब 3 करोड़ 10 लाख कर दिया गया। कहाँ 9 अरब 45 करोड़ और कहाँ 4 अरब 3 करोड़, यानी मंसूबे में 50% से ज़्यादा कट लगा दिया गया ताकि ये मंसूबा पाया तकमील को ना पहुँच सके। उसके बाद मौजूदा साल में इसको मज़ीद कम किया गया और मज़ीद कम करके 4 अरब रुपये से भी कम करके इसको कर दिया गया 3 अरब 90 करोड़ 23 लाख रुपया, ताकि ये मंसूबा खुकाते चला जाए। अच्छा, अब 9 अरब से ये मंसूबा 9.5 अरब से कम होकर ये आ गया 3 अरब 90 करोड़ रुपया। लेकिन पहले 3.5 महीने में, अब पहले 3.5 महीने में जो इसका अदा हुआ है, इसके पैसे वो हुए हैं सिर्फ 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। ये 3 करोड़ 61 लाख रुपए, यानी 3.5 करोड़ रुपए, ये सिर्फ इसलिए अदा किए गए हैं कि जो इस मंसूबे के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा हो सकें। यानी करते करते एक तो मंसूबा ठप हो गया। अब इन पैसों से एक भी दरख्त नहीं लगाया जा सकता। और ये जो 3 करोड़ रुपए ये सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए हैं। यानी जैसे आपने देखा स्टील मिल का हाल किया कि काम ठप हो गया, मुलाजमीन की तनख्वाहें साल अदा होती रहीं। PIA में काम ठप हो गया लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहें उनको मिलती रहीं। इसी तरह ये ट्री मंसूबा जो है 10 बिलियन ट्री मंसूबा, ये भी ठप हो गया और इसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे अदा किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान यूं ही तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान के तबाह होने की यही वजूहात है कि मंसूबा ठप कर दो और जो पैसे हैं वो मुलाजमीन में बांटते रहो और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो देखिए कितने अफसोस की बात है कि जहां पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान का पूरा टब्बर पहुंच जाता है वहां पर। जी, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। जी, पाकिस्तान की ने वजारत भी बना दी गई, वजारत माहौलियात को इसका बजट भी दे दिया गया कि जी क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान काम कर रहा है। सैलाब आता है तो हम रोते भी हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो गया है। लेकिन जब 10 बिलियन ट्री मंसूबा, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की, उसमें 9 अरब से कम करते करते ये 3 करोड़ रुपया पहले 3-3.5 महीने में इस साल अदा किया गया है। तो मंसूबा तो गया खू खाते में और जग हसाई अलग होगी, क्लाइमेट चेंज का नुकसान अलग होगा और पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है ये भी सिर्फ इमरान दुश्मनी में तबाह कर दिया गया है। अब आप कहेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन देंगे, जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान के पास ये नहीं है। और भाई 1-1 अरब रुपया अगर आप अपने MNS को इलेक्शन लड़ने के लिए तरक्याती फंड्स के नाम पे दे सकते हैं, तो ये सिर्फ तरजीहात का मसला है कि आपकी तरजीह क्या है। आपकी तरजीह नहीं है, इस तरह के मंसूबे आपकी तरजीह नहीं है। हाँ, गलियां नालियां बनवाना तरजीह है क्योंकि आगे इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो अगर कोई इसके जवाब में दलील देगा ना, जी पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं हैं इसलिए ये किया गया है, तो ये तोजी कोई नहीं मानेगा और ना माननी चाहिए, क्योंकि
इस मंसूबे को तरजीह नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन इमरान दुश्मनी में ये मंसूबा भी तबाह कर दिया गया है, जो कि नहायत ही काबिल अफसोस है। अच्छा, कुछ कल मैंने आपको एक खबर दी थी, और ख़बर ये दी थी कि निगरान हुकूमत के पीटीआई से राब्ते हुए हैं, और इस हवाले से सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता हुआ है। अब नाम सामने आ गया है। पहला राब्ता मुर्तज़ा सोलंकी और शफकत महमूद साहब के दरमियान हुआ है। शफकत महमूद साहब से रब्ता किया गया मुर्तज़ा सोलंकी की तरफ से, और इसमें आगे बढ़ने के हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन अगेन इसमें देखना यह है कि क्या शफकत महमूद जो हैं वो इमरान खान के नुमाइंदे हैं या नहीं, या शफकत महमूद को इमरान खान ने ज़िम्मेदारी या इख्तियार दिया है कि नहीं कि वो निगरान हुकूमत से बातचीत को आगे बढ़ाएं, और क्या चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की कोर कमेटी का एतमाद शफकत महमूद को हासिल है कि नहीं। शफकत महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा तो हैं, लेकिन क्या उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी किस्म के ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीआई मुज़ाकरात कर सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ इसको एक पर्सनल प्राइवेट मीटिंग समझा जाएगा, इसको फिर पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट मुलाकात नहीं समझा जाएगा। इसको फिर समझा जाएगा कि हुकूमत के एक अहम वज़ीर ने पीटीआई के एक बड़े रहनुमा से रब्ता किया है, उनसे मुलाकात की है। लेकिन जब तक शफकत महमूद को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये इख्तियार नहीं देगी कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पर बातचीत करें और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं, तब तक ये मुलाकात जो है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेमानी मुलाकात है ये, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहरहाल चलिए, वो कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक राब्ता तो शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि कोर कमेटी इस पर क्या करती है और उसको क्या कैसे देखती है, और क्या वो शफकत महमूद को इख्तियार देती है या नहीं देती। इमरान खान साहब का जेल में आज फर्द जुर्म आयद होना थी उन पर और साइफ़र के मामले में, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसकी वजह यह थी कि चालान की कॉपियाँ मुलजिम के पास मौजूद नहीं थी, इमरान खान और उनके वकला के पास चालान की कापियाँ मौजूद नहीं थी, और चालान की कॉपियाँ अगर ना दी गई हों तो फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, क्योंकि मुलजिम ने चालान को पढ़ा ही नहीं होता, यानी उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उसको उसने पढ़ा ही नहीं है, रीड ही नहीं किया। तो यही कहा गया अदालत को कि जी चालान की कॉपियाँ नहीं दी गई, तो उस पर फर्द जुर्म आयद तो नहीं हो सकी, और इसको 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया। अब ये 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन 2 पैगामात इमरान खान ने आज जेल से कारकुनों के लिए दिए हैं शेर अफजल मरवत के ज़रिए से। पहला पैगाम उसमें से यह है कि मेरा ट्रायल जहाँ भी हो वर्कर्स इत्मीनान रखें, यानी उनका मतलब यह है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा ट्रायल अदालत में हो रहा है या मेरा ट्रायल जेल में हो रहा है, तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि इमरान खान को अंदाज़ा है कि जो यहाँ होना है वही वहाँ होना है, और जो वहाँ होना है वही रिज़ल्ट यहाँ पर निकलना है, तो इमरान खान इसलिए इसको इतनी ज़्यादा शायद अहमियत नहीं दे रहे, और वो समझते हैं कि इस ट्रायल के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल मामला तो कुछ और है। तो उन्होंने कहा है कि कारकुन इत्मीनान रखें, मेरा ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, अदालत में हो या जेल में हो, कहीं पर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करें। ये पैगाम उन्होंने पहले भी शेर अफजल मरवत को दिया था, और शेर अफजल मरवत ने करक में एक कन्वेंशन का अहतमाम किया भी था। अगरचे उस दिन शेर अफजल मरवत वहाँ नहीं जा सके थे, लेकिन करक में अवाम का सैलाब उमड़ आया था। दाएँ बाएँ की तहसीलों से भी लोग आ गए थे, और मुख्तलिफ़ अजला से भी लोग वहाँ पर आ गए थे, और पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, लेकिन बहुत बड़ा इज्तिमा, बहुत बड़ी तादाद में लोग करक में इकट्ठे हो गए थे एक वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर। तो इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन करें। इमरान खान को लगता है कि पंजाब और कराची और वगैरह में मुख्तलिफ़ सूबों में से निस्बतन आसान है खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इकट्ठ करना, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक तो हिमायत ज़्यादा है, और दूसरा उन्हें लगता है कि वहाँ पर वो बेहतर तरीके से उनका ये इनेकाद हो सकता है कन्वेंशन का। तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद करने के लिए इमरान खान ने अवाम को पैगाम दिया है, और अब ज़ाहिर शेर अफजल मरवत के ज़रिए से शायद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करेंगे और इस पर तफसील से अपनी राय का इजहार भी करेंगे। इमरान खान ने जो पैगाम दिया वो उसकी राय का उसका भी वो इजहार करेंगे। अच्छा, देखिए, कल फ़ारूक हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फ़ारूक हबीब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक सारे टेलीविज़न चैनल पर दिखाई गई, पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी दिखाई गई, PTV पर भी दिखाई गई। कुछ दिन पहले पैमरा की जानिब से टेलीविज़न चैनल्स को एक हिदायतनामा जारी किया गया था, उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे। उसमें हमाद अज़हर का नाम लिखा था, अली नवाज़ अवान का नाम लिखा था, फ़ारूक हबीब का नाम लिखा था, 1-2 और लोगों के भी थे, और कहा गया था कि इन लोगों को टेलीविज़न पर इनकी कवरेज ना की जाए क्योंकि ये इश्तहारी हैं, और इश्तहारी को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। कानून है, इश्तहारी को नहीं दिखाया जा सकता, तो पैमरा ने पाबंदी लगा दी थी। यही वजह है कि अगर हमाद अज़हर कोई वीडियो पैगाम भी जारी करें तो उसको टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो इश्तहारी हैं। अली नवाज़ अवान ने भी एक वीडियो पैगाम पिछले जो जारी किया गया था उसको भी टीवी पर नहीं दिखाया गया क्योंकि वो इश्तहारी हैं।
मुकदमात में मतलूब हैं। यही स्टेटस फ़ारूक हबीब का भी था, वो भी इश्तहारी थे और उनका इश्तहारी का स्टेटस अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि वो टेलीविज़न पर अपीयर हुए और उन्होंने टीवी पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको पीटीवी समेत तमाम चैनल से बराह रास्त नशर किया। लेकिन पैमरा ने अभी तक की इतलात के मुताबिक किसी भी टीवी को नोटिस जारी नहीं किया कि इस इश्तहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई गई है। और फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, जैसे ही उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके वो इश्तहारी नहीं रहे और शायद नहीं, इश्तहारी तो हैं लेकिन शायद उन पर वो पाबंदियां नहीं रहीं। अब देखें, एक ज़माने में नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर भी टीवी चैनल पर पाबंदी थी, हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो पाबंदी ख़त्म नहीं हुई थी कि टीवी चैनल्स पर वो पाबंदी खुद ब खुद ख़त्म हो गई और नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनके बयानात, उनके वीडियो क्लिप्स, उनके शॉर्ट्स टीवी पर दिखाए जाने लगे। जब हालात साजगार हुए, टीवी पर दिखाए जाने लगे, तो ना किसी लाहौर हाई कोर्ट ने माइंड किया और ना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को पैमरा ने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की। वो सख्ती खुद ब खुद ख़त्म हो गई। इसी तरह से ये सख्ती भी खुद ब खुद ख़त्म हो गई है कि जो इश्तहारी हैं उनको जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके लिए इजाज़तनामा जारी हो जाता है गैर एलानिया और वो टीवी पर दिखाया जाने लगता है। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ है। फ़ारूक हबीब साहब पर मुख्तलिफ़ तरह से तनकीद भी हो रही है कि उन्होंने बहुत आगे जाकर इमरान खान पर तनकीद की है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है अगर आप मजबूरी के आलम में कर रहे थे, जैसे कि बाकी लोगों ने मजबूरी के आलम में किया, आपकी ज़िंदगी तंग हो गई थी, कारोबार ख़त्म हो गया था, आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स को उठा लिया गया था, आपको बच्चों से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं थी, फैमिली से मिल नहीं सकते थे, इन हालात में आपकी मजबूरी बन गई थी, आप ये ना करते तो क्या करते। तो इस पर लोगों का ख्याल यह है कि आप एक थोड़ा सा मुतवाज़न रास्ता इख्तियार कर सकते थे, जैसा कि उस्मान डार ने किया या सदाकत अब्बासी ने किया या कुछ और लोगों ने किया। इस हद तक आगे जाके जब आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं तो आपको फिर फिरदौस आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन चौहान के शाना बशाना खड़े होकर इमरान खान पर सख्त तनकीद करनी ही पड़ती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ज़ाहिर है ये सोच समझ के उन्होंने रास्ता इख्तियार किया फ़ारूक हबीब साहब ने और उस पर वो गए हैं। अब वो जाने और उनका वोटर जाने, अगर उनका वोटर दुरुस्त समझता है तो उनको वोट देगा, दुरुस्त नहीं समझता तो ऑब्वियसली वो उनको वोट नहीं देगा। तो ये तो निज़ाम इसी तरह से चलता है। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि मरियम नवाज़ ने जीसी यूनिवर्सिटी का दावतनामा एहतरामन मुस्तरद किया है, यानी तालीमी इदारे के एहतराम में मुस्तरद किया है। आप जानते हैं 2 दिन पहले जब ये दावतनामा मुस्तरद किया गया मरियम नवाज़ की जानिब से तलबा से ख़िताब करने का, तो उस पर एक तासुर ये पैदा हुआ था कि मरियम नवाज़ को ख़दशा है कि उस हॉल में जहाँ पर बहुत सारे तलबा जमा होंगे वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो सकती है, वहाँ पर इमरान खान के हक़ में या मरियम नवाज़ या नून लीग के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो सकती है। इस खौफ के पेश नज़र, तासुर यह था कि इस खौफ के पेश नज़र उन्होंने इसको वहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी को डिक्लाइन कर दी, उनकी इन्विटेशन को, और इन्विटेशन में उनकी दावत में नहीं गई। तो ये बहुत ज़्यादा चूँकि तनकीद हो रही थी और इस पर कयास सराइयाँ हो रही थी, तो इसलिए अब मरियम औरंगज़ेब को वजाहत करना पड़ी है और वो कहती हैं कि मरियम नवाज़ ने जीसी यूनिवर्सिटी का दावतनामा एहतरामन मुस्तरद किया है क्योंकि मरियम नवाज़ समझती हैं कि तालीमी इदारों में सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो भाई मरियम नवाज़ के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो वहाँ जाकर नौजवानों की ज़िम्मेदारियों, कौम में यानी पाकिस्तान के में तब्दीली लाने के लिए तलबा का किरदार, इस तरह के कोई मौजू का इंतखाब कर सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि वो सियासत ही पर गुफ्तगू करती, वो तलबा के सोसाइटी के अंदर रोल के ऊपर बात कर सकती थी, उनके पास दसियों मौज़ूआत हो सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि वो इसी पर गुफ्तगू करती सियासत पे। लेकिन मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जी यूनिवर्सिटियों को में सियासत का, चूँकि सियासत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो नहीं गई हैं। आखिरी 2 चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि गैस 100% महंगी होने जा रही है, 100%, और गैस के जो सार्फिन हैं वो 697 अरब रुपए इजाफी जो है वो अब अदा करेंगे। 697 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे आवाम से, तो 100 यानी डबल हो जाएगी। अगर आप 6,000 रुपये बिल है तो 12,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगी। और गर्दिशी कर्जा जो गैस का है वो 2700 अरब रुपए पर जा चुका है। इसी वजह से ये IMF की शर्त है कि गैस को महंगा किया जाए, तो IMF की इस शर्त को पूरा करने के लिए गैस को महंगा किया जा रहा है और गैस 100% महंगी हो जाएगी। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि महंगाई को कम करें क्योंकि पेट्रोल कम हुआ है, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो गैस है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, आज स्टॉक मार्केट जो है उसके बारे में बड़ी मुस्बत खबर ये आई है कि 50,000 पॉइंट्स की सतह को क्रॉस कर गया, 6 साल के बाद ये हुआ है। तो इस पर बड़ा ज़ाहिर खुश होने की बात तो है,
और अकील करीम ढेडी का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो फ़ौज ने इक़दामात लिए हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये मुस्बत चीज़ें हो रही हैं। तो इससे साबित ये होता है कि बहरहाल अगर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है या डंडे का इस्तेमाल करता है या अगर इंतज़ाम करता है तो ये चीज़ें मैनेज हो भी सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, वो हुकूमत भी ये कर सकती थी, उसके पास भी पूरा इख्तियार मौजूद था, वो फ़ौज की मदद भी ले सकती थी, वो दीगर इदारों की मदद भी ले सकती थी, लेकिन या तो विल नहीं थी या वो ये करना ही नहीं चाहते थे या फिर यही उनके फ़ायदे में था जो उन्होंने किया। यानी इसहाक डार साहब डॉलर को 335 रुपये पर ले गए, तो इसहाक डार साहब का 335 पर डॉलर ले जाना या उनकी नालायकी थी या उनका कोई मकसद हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर की असल कीमत वाकई कम है। अब 277 पर अगर डॉलर आया है, इसका मतलब है इसको वाकई नीचे होना चाहिए था। तो इसको अगर 335 पर ले जाया गया था तो या तो इसहाक डार और नून लीग की नालायकी नाअहली थी या फिर उनका कोई इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसमें यानी जहां एक तरफ आज इक़दाम करने वालों की तारीफ बनती है, वहीं उन पर तनकीद भी तो होनी चाहिए जिन्होंने फिर डॉलर को खामखा 350 तक पहुंचाया, यानी 335 तक पहुंचाया। ओपन मार्केट में बाज़ जगह पर इससे भी महंगा दस्तयाब था और मिल ही नहीं रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो महंगाई की नई फहरिस्त हमारे सामने आई है उसमें पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर महंगाई की शरह के हिसाब से तीसरे नंबर पर आया है। इसमें ईरान और तुर्की पहले और दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, यानी जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। दुनिया भर में तीसरा मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। और हैरत अंगेज़ तौर पर श्रीलंका वो मुल्क है जहाँ पर महंगाई की शरह सबसे कम रही है। श्रीलंका 1.3% महंगाई की शरह सबसे कम दुनिया में। और श्रीलंका वो मुल्क है जो आज से चंद दिन पहले दिवालिया हो गया था। दिवालिया होने के बाद इसकी जो महंगाई की शरह है वो आप देखिए कि 1.3 पर आ गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। बाकी जो बातें हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।